अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज हम सेकेंडरी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल बेटा हमारे पास जो है मोस्टली फर्मेंटेशन से होती है। फर्मेंटेशन क्या चीज़ है, आपने बायोकेमिकल के टर्म में पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन बारहा मैट्रिक लेवल पे भी और एफएससी लेवल पे। बेटा फर्मेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which occur in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms such as yeast। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में हम जो रिएक्शन करवाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो दूध को उसके अंदर थोड़ी सी दही वगैरह डाल देते हैं तो वो टोटली दही बन जाता है। हम उसको थोड़ा सा जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म दे देते हैं दूध को, वो सारे के सारे दूध को जो है वो क्या कर देते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फर्मेंटेशन हमारी, ठीक। तो बेटा यानी हम जो है वो एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं। बेटा इसकी एग्जांपल है कि हमने ग्लूकोज को वाटर से ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइमेस, जो कि हमारे पास जो है वो एंजाइम है, और यीस्ट। बेटा ये जो हमारे पास है इनकी मौजूदगी में हमने जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना था, इसको हम कॉमनली एंजाइम कहते हैं। हम पता है कि एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी। तो बेटा ये जो है हमारे पास ग्लूकोज जब वाटर से ट्रीट करता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये हमारा फर्स्ट जो है ना एग्जांपल है। बेटा हमारे पास टू मेथड्स है हमारे सिलेबस के अंदर। पहला जो मेथड है उसमें हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम मोलासिस, और सेकंड वन है स्टार्च। इन दोनों से हम एथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। बेटा इसके लिए हमें ना कंडीशंस बड़ी रखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एथेनॉल बनता है। वो कंडीशंस क्या है? बेटा सबसे पहले जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमें एक खास टेम्परेचर रखना पड़ता है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। वो टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर है 25 से लेकर 3 सेंटीग्रेड तक। मतलब इससे अबव एंड बिलो जाएंगे तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा। बेटा क्यों नहीं होगा? देखिए ना, फॉर एग्जांपल आपको मिसाल बताता हूँ, ब्रेड का मैंने लिखा हुआ है। बेटा हम ब्रेड यूज करते हैं, ब्रेड को अगर हम बाहर रख दें तो वो 1-2 दिन में इसके ऊपर जो है फंगस टाइप जो आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे को ब्रेड खराब होना शुरू हो जाती है। अगर हम उसी ब्रेड को रख देते हैं किसके अंदर, फ्रिज के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा लो होता है। टेम्परेचर जो ही 25 से लो हो गया तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी कम होगी, हमारी वो चीज़ जो सेव हो जाती है। इसको हम सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर बढ़ा के। बेटा उसको कर सकते हैं जिस तरह हम कोई चीज़ गर्म करते हैं, गर्म करने से डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से हमारी चीज़ जो है वो सेव हो जाती है, ठीक। सेकंड वन जो कंडीशन है बेटा वो है प्रॉपर एरेशन, यानी कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। हम प्रॉपर जो है एयर उसको दे जो उसको रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए हेल्प करे। थर्ड वन है डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर किसी सॉल्यूशन की डिल्यूशन होगी तो फर्मेंटेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल बेटा अचार हम डालते हैं घरों में, अचार, उसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं उसके अंदर मसाला ज़्यादा डालते हैं, डिफरेंट नमक डालते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड जो है वो हमारा सोल्यूशन होता है। जब कोई सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा तो उसमें माइक्रोब्स की हमारे जो है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्टिविटी कम होने से क्या होता है कि हमारे जो भी है उनकी एक्टिविटी कम होने की वजह से वो फर्मेंटेशन नहीं हो रही होती, चीज़ खराब नहीं होती, तो हमारा अचार सालों जो है वो सेव रहता है। और अगर बात करें हम एक आम को काट के रख दें तो मे भी वो 24 आवर्स ही निकाले तो उससे पहले खराब हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मुरब्बा हम डालते हैं घरों में, सेब का मुरब्बा डाल लिया, अगर सेब को आप काट के रख दें विद इन 1 और 2 डेज वो खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ मुरब्बा हम सालों जो है वो सेव कर लेते हैं। कैसे? उसमें हम चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा डाली होती है, यानी कि हमने उसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया होता है। तो जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ सेव हो जाती है। तो बेटा यानी कि डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। आप जो किसी भी जो है वो और माइक्रोऑर्गेनिज्म या जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हो वो ना हो, यानी कि जो रिक्वायर्ड है कंडीशंस वही कंडीशन हम उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। यानी कि कंडीशंस होगी तो हम ये रिएक्शन करवा सकेंगे। जी बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फर्स्ट मेथड की तरफ, फ्रॉम मोलासिस।
अब बेटा मोलेसिस क्या चीज़ है? मोलेसिस बेटा इट इज़ अ रेजिड्यू ऑफ शुगर केन। ये जब हम जाते हैं रो पीने के लिए या जब हम शुगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो गन्ने से केन से जो उसकी रो है वो निकाल लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बाकी जो बचता है बेटा उसके अंदर भी 20% तक ग्लूकोज हमारे पास अवेलेबल होता है, यानी कि उसके रेजिड्यू के अंदर भी हमारे पास 20% तक जो है वो जो है क्या होता है ग्लूकोज। ठीक है, 20% ग्लूकोज जो होता है बेटा वो देखिए ना, हमने जो उसकी जो है वो सोल्यूशन ले लिया, अब जो हमारा रेजिड्यू है वो जाया है उसमें से उसको यूज करके हम उसमें से 20% जो है वो अल्कोहल निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि हमारी वेस्ट चीज से हम अपनी जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, रेजिड्यू ऑफ शुगर केन है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर हम जो बनाते हैं वो फ्रूट्स से बनाते हैं, जूस को फ्रूट से, या आप लोगों ने पंजाबी में जो अगर समझाओ आपको, आपने देसी शराब सुना होगा है देसी अल्कोहल, तो बेटा वो ऐसे करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स देते हैं उनको और उसके अंदर ईस्ट वगैरह डाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं फ्रूट्स वगैरह डाल के उसको पंजाबी में कहते हैं कि जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा होते हैं जिसको हम पंजाबी में रूढ़ी कहते हैं, उसमें उसको जो है वो बर्न कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, उसको जो है फर्मेंटेशन होती है, माइक्रो उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने से वो अल्कोहल जो हमारी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में फ्रूट से ये बनाते हैं। अच्छा, जो हमारे सिलेबस में बेटा वो मोलेसिस है, मोलेसिस का जब हम ट्रीट करवाते हैं विद वाटर, मोलेसिस का फार्मूला क्या है, C12O11H22O11 जो है हमारे पास, तो इसका ट्रीट करवाते हैं हम वाटर के साथ, तो बेटा हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज C6H12O6। बेटा ये दोनों ही इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। इनमें जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड है और जो फ्रक्टोज है वो क्या है, वो आपका जो है वो कीटोन है, यानी डिफरेंट। हम ग्लूकोज को यूज करते हैं फॉर द फर्मेंटेशन। तो जब हम बेटा ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइनेस एंड यीस्ट एज अ कैटलिस्ट के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, जब हम यूज करते हैं हमारे पास एथेनॉल प्रिपेयर होता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस आ जाती है। बेटा लास्ट टाइम ये एमकैट में क्वेश्चन आया था कि जो है कि जो CO2 गैस है जो हमारे पास जब फर्मेंटेशन होती है ग्लूकोज की, तो हमारे पास जो है एथेनॉल के अलावा बाई प्रोडक्ट क्या बनती है, तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये याद रखना है। तो बेटा हमारा फोकस मोस्टली जो होता है वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट पे होता है, तो हम बाई प्रोडक्ट याद नहीं रखते, जिसकी वजह से फिर वो एग्जाम में पूछी जाती है, आपको आ रही होती। तो आपने याद रखना है कि जब भी ग्लूकोज की बेटा फर्मेंटेशन होती है तो एथेनॉल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बेटा नेक्स्ट है फ्रॉम स्टार्च। बेटा स्टार्च हम कहाँ से लेते हैं, बेटा स्टार्च आपकी जो गंदम है वो स्टार्च है, मकई आपकी स्टार्च है बेटा, वो आप यूज करते हैं और यूज करके इसको माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, बेटा NC6H11H10 सॉरी H11 जो हमारे पास हो जाएगा और O5 हो जाएगा और इसको NH2 यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 जितने भी हम रिक्वायर्ड है वो ले रहे हैं उससे रेक्ट करवाते हैं, हमारे पास माल्टोज बनता है। बेटा माल्टोज का फार्मूला भी बिल्कुल मोलेसिस जैसा ही है, कितना आएगा C हमारे पास जो है वो 12, O जो है हमारे पास कितना आएगा C6 हमारे पास जो है वो C12 आ जाएगा, O हमारे पास आ जाएगा 22 और H जो है वो 11 आ जाएगा। बेटा माल्टोस और मोलेसिस का फार्मूला देखिए सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है। तो जब स्टार्च से बनाएंगे तो माल्टोस आता है और जब हम मोलेसिस लेते हैं तो बेटा ये मोलेसिस याद रखना है, फार्मूला सेम है स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है बस। तो बेटा जब ये बनता है हमारे पास तो इसकी अगेन जब हम उसको माल्टेज ये याद रखना बेटा, हर एक के लिए कैटलिस्ट डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास मोलेसिस था तो इन्वर्टेज लिया था हमने, जब हमारे पास यहाँ पे माल्टोज आ गया तो माल्टेज उसका जो है उसका माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमने ले लिया। माल्टोज का फार्मूला भी हमने देखा है क्या है, C12H22O11।
बेटा जब इसको हम ट्रीट करवाते हैं वाटर के साथ, हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है। जब ये ग्लूकोज बनेगा तो इस ग्लूकोज का हम अगेन जो है वो उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं। बेटा वो करने के बाद हमारे पास सेम रिएक्शन होता है, एथेनॉल बनता है +2CO2। बेटा ये वाला रिएक्शन और मेरे पास जो ये वाला रिएक्शन है बिल्कुल सेम है, बल्कि ये दोनों सेम है, बस नाम का डिफरेंट है। फर्क कहाँ पे आया, यहाँ पे आया बस। यानी हमने ये एक स्टेप पीछे चले गए। स्टार्च से पहले हमने माल्टोज जो बनाया, उससे फिर हमने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से हमने एथेनॉल बना लिया, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। बेटा अब हम जो है इसमें से प्योरीफाइड, इसको प्योरीफिकेशन की कैसे करते हैं, किस तरह जो है एथेनॉल हम जो है वो लेते हैं। बेटा ये बात याद रखनी है, आप लोगों ने बड़ा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हमारे पास जो अल्कोहल आता है फ्रॉम मोलेसिस फ्रॉम स्टार्च अप टू 12 और 14% तक हमारे पास अल्कोहल आ सकता है, इससे ज्यादा अल्कोहल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इससे ज्यादा हमारे जो है अगर हम एक्सीड करेंगे लिमिट, हमारे जो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिक्वायर्ड जो हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट आए एथेनॉल की, वो नहीं आती, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें तो चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्ट, और केमिस्ट होता ही वो है जो थोड़े पैसों में ज्यादा रिएक्शन करवा दे, थोड़ा प्रोडक्ट आपको जो है वो रिएक्टर ले, ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए। तो बेटा क्या करेंगे, हम जो है अगेन उसको डिस्टिल करते हैं, डिस्टिलेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर करके उसमें से क्या करते हैं, अल्कोहल निकालते रहते हैं। अप टू 95% अल्कोहल हम ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको अगेन जो है वो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो करते करते हमारे पास 95 तक जो है क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा प्योर, ठीक है। तो बेटा हमें 100% चाहिए, भाई हमने तो 100% अल्कोहल लेना है, कैसे लेंगे जी? फिर हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास रेसिफाइड स्पिरिट आता है, जब 95% जो हमारे पास एथेनॉल आएगा ना, उसको हम रेसिफाइड स्पिरिट कहते हैं। बेटा वो स्पिरिट में हम CaO ऐड कर देते हैं। जब इसमें CaO ऐड करते हैं, CaO जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखता है, उसमें जितने भी वाटर होता है जिसमें होता है उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और जेल की सूरत में नीचे बैठ जाता है। ऊपर एथेनॉल जो है वो हमारी तैरना शुरू कर देती है, फ्लोटिंग शुरू कर देती है, ठीक है। उस एथेनॉल को हम क्या करते हैं, सेपरेट बेटा कर लेते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, वी ऐड CaO and resified spirit and again distilled we get 100% of ethanol, 100% एथेनॉल बेटा हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। कैसे? CaO ऐड करने से। आप ये भी कह सकते हैं CaO ने एज अ कैटलिस्ट काम किया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो बेटा एक और बात आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, कि ये एज अ फ्यूल भी एथेनॉल इस्तेमाल होता है, ठीक है। जर्मनी में और दूसरे मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर पेट्रोल की जगह एथेनॉल यूज़ कर रहे हैं, और एथेनॉल है भी सस्ता। तो इस वजह से बेटा, और इसके हमारे पास जो है इसको बनाने के लिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है वो भी इजीली अवेलेबल है, स्टार्च इजीली अवेलेबल है, शुगर कैन इजीली अवेलेबल है, और शुगर का जो रेजिड्यू है वो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है, ठीक है। तो बेटा उससे हम बनाते हैं, और डेफिनेटली जब हम वो पेट्रोल पंप में मिलना शुरू हो जाएगा तो लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, फिर हम क्या करते हैं, उस अल्कोहल की डीनेचरिंग करते हैं, उसको पीने के ना काबिल बनाते हैं। कैसे? बेटा उसमें हम 10% मेथनॉल, यानी कि इसमें हमने CH3OH ऐड कर दिया एथेनॉल के अंदर 10%। तो बेटा क्या होता है कि वो पीने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। तो फिर वो ड्रिंक में बल्कि यूज नहीं होता। सेकंड वन क्या है, इसमें हम प्रीडीन ऐड करते हैं। बेटा प्रीडीन का आपको फार्मूला बता देता हूं, ये प्रीडीन का फार्मूला है, इसमें हम प्रीडीन ऐड कर देंगे, फिर भी इसकी डीनेचरिंग हो जाएगी, ये रिएक्ट जो हमारे पास है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। थर्ड वन बेटा है एसीटोन। बेटा एसीटोन का फार्मूला होता है ये वाला, इसमें अगर हम एसीटोन ऐड कर देंगे फिर भी ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। यहाँ पर बेटा जो हमारा है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें अगर क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी सी वो देख लेते हैं। बेटा आसान है, आपने पढ़ी भी हुई है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग उसकी चाहिए। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये जो कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स हैं विद स्वीट स्मेल, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है, फ्रूट से बनती है ना, स्मेल अच्छी होती है। तो स्मेल अच्छी होने की वजह से लोग इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, नशा करते हैं, एडिक्टिव होती है ये,
ठीक है। और कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये टॉक्सिक होती है। जो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन के बता रहा हूँ, एक ना मतलब बंदा था, मैंने कहा बेटा शराब जो है ना वो पीते हो तो इससे क्या जैसे कहता है सर ये जो हम पीते हैं ना इसको तो हमारे यहाँ जला के बर्निंग करता है, जलाता है हमारे यहाँ पे ना, तो लेकिन बाद में जब इसका नशा होता है फिर बंदे को पता चलता है मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। इसीलिए इस्लाम में इसको बेटा मना किया गया है। तो बेटा जो हमारे पास है कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड है, टॉक्सिक है, नुकसान पहुंचाते हैं, या तो ये आपकी आंखों की बनाई चली जाती है या फिर आपकी किडनीज जो है वो फेल हो जाती है। सेकंड वन ये स्वीट स्मेल है। थर्ड वन है बेटा ये पोलर होते हैं, जो हमारे अल्कोहल्स हैं वो क्या है पोलर होते हैं, पोलर होने की वजह से वो डिजोल्व होते हैं पोलर के अंदर। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास वाटर है वो भी पोलर इन नेचर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, CH3CH2OH, बेटा ये भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इट्स मीन ये कर सकता है, ये इसको डिसॉल्व करेगा और हमें फार्मूला आता है लाइक डिसॉल्व लाइक के पोलर पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में। थर्ड वन है बेटा हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव अल्केन, यानी कि अगर हम बात करें मेथनॉल की और मीथेन की, मीथेन गैस है, मेथनॉल जो हमारे पास लिक्विड है, इथेन की बात करें इथेन गैस है, एथेनॉल लिक्विड है। क्यों हुआ ऐसा बेटा हमें पता है मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये जल्दी बॉयल नहीं होते, जल्दी मेल्ट नहीं होते, इस वजह से लिक्विड है और वो गैसेज है। यानी कि तमाम के तमाम लिक्विड्स अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज की अल्केन की जो सीरीज है उसमें ये सबसे ज्यादा क्या है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। प्रोपेन से ज्यादा प्रोपाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, ब्यूटेन से ज्यादा ब्यूटाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। यानी ये किसकी वजह से है हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके अबाउट तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, उस पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।